नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल @डुग्गू कोचिंग सेंटर में। अभी तक बेटा आपने बता दे रहा हूँ आपको, अभी तक आपने डुग्गू कोचिंग सेंटर की ऐप डाउनलोड नहीं करी। सबसे पहला काम आपको ऐप को डाउनलोड करना है, ठीक है। ऐप डाउनलोड कर लेना, उसमें रुक जाना नहीं का आपको 199 का आपको कोर्स परचेस कर लेना, जो कि आज की क्लास में जितने भी मैं IMP क्वेश्चन बताऊँगा उनका A to Z मटेरियल आपको ऐप में मिल जाएगा विद सॉल्यूशन के साथ। आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है, ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ। A to Z IMP क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको, पूरे के पूरे रहेंगे, ठीक है। उसके बाद साथ ही साथ आपको याद रखना, आप पहली बार आए यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वो भी डुग्गू कोचिंग सेंटर के नाम से ही है। और साथ ही साथ आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो करना है, जिससे कोई भी इंफॉर्मेशन रहे कोई सी भी सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक पहुंच जाएगी, ठीक है। तो लास्ट तक क्लास में बने रखना, पूरी अच्छे से समझना, पूरे क्या क्या पैटर्न रहेगा, किस तरीके से एग्जाम में पूछेगा आपसे, रुक जाना नहीं के। उसके बाद आपको याद रखना है डुग्गू कोचिंग सेंटर की ऐप जरूर डाउनलोड करना, उसमें 199 रुपीज़ का कोर्स परचेस करना, बहुत कम प्राइस में आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। सारे के सारे IMP क्वेश्चन मिल जाएंगे, और पहली बात तो 199 रुपये में आपको सारे सब्जेक्ट के IMP क्वेश्चन मिलेंगे। ये नहीं कि एक सब्जेक्ट के सभी सब्जेक्ट के IMP क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे उसमें। ये पहले मालूम होना चाहिए कि 2-2 नंबर वाले चैप्टर कौन कौन से हैं, कौन कौन से क्वेश्चन है जो 2-2 चैप्टर से आएंगे। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ अगर बात करता हूँ पार्ट 1 की बात करता हूँ। पार्ट 1 चैप्टर 1 में आपको कितने मार्क्स का आएगा, 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। उसके बाद चैप्टर आपका 2 जो रहेगा, इसमें कितने मार्क्स का 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। चैप्टर 3 जो रहेगा, अब चैप्टर 3 में 2 नंबर का आ तो रहा है, पर हम क्या पढ़ें कि वही वाला क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ जाए। तो इसमें आपको बता दूंगा कौन सा पढ़ना है चैप्टर 3 में। उसके बाद चैप्टर 5 की बात करता हूँ, चैप्टर 5 में क्या पढ़ना वो भी बताऊंगा। ये सब चैप्टर 2-2 मार्क्स वाले हैं। उसके बाद चैप्टर 6 की मैं बात करता हूँ, इसमें भी बता दूंगा आपको कौन कौन से पढ़ना। उसके बाद आता है चैप्टर जो 7 रहेगा, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है भैया। चैप्टर 7 में आपको 2-2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, याद रखना। 2-2 नंबर के टोटल कितने आएंगे आपके, 4 आएंगे। तो 4 नंबर आपका ये वाला चैप्टर कवर करेगा, 4 नंबर याद रखना, 7 चैप्टर कवर करेगा। उसके बाद अगर बात करें चैप्टर 8, तो चैप्टर 8 में एक तो आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और 4 नंबर में आपका मैच द कॉलम हो जाएगी। उसके बाद चैप्टर 10, इसमें कितने मार्क्स का आएगा, तुम्हारा 2 नंबर का आएगा। उसके बाद चैप्टर 11 की बात करूं, इसमें भी कितने मार्क्स का 2 नंबर का आएगा। फिर तुम्हारा जो रहेगा प्रोबेबिलिटी का मतलब प्रायिकता से भी आपके 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे। तो ये दिमाग में रखिएगा आप, इन चैप्टर में 7 चैप्टर की बात करता हूं, और प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता, इनको आप अच्छे से करना है। इससे क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। आया सभी को समझ में? उस सब के IMP क्वेश्चन में जरूर दूंगा, ये टेंशन मत लेना। आज की क्लास आपको लास्ट तक देखना है कि भैया क्या आपको आज की क्लास में देखने को मिलेगा। अब आता है तुम्हारा 3 नंबर वाले को भी आपको मालूम होना चाहिए कि भाई 3 नंबर के जो हैं चैप्टर कौन कौन से हैं। सबसे पहली चीज आपको जो 9 चैप्टर है वो अच्छे से करना है, और 9 चैप्टर में क्या क्वेश्चन पढ़ना है वो मैं बता दूंगा। 9 चैप्टर में जिसमें आपको 3 नंबर के याद रखना है, कितने, 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा 9 में। उसके बाद चैप्टर आपकी 4 की मैं अगर बात करूं, तो चैप्टर आपका 4 जो है, इसमें कितने मार्क्स का आएगा, 3 मार्क्स का, और कौन सा आएगा वो मैं बताऊंगा। उसके बाद आपका आता है 1, जो आपका चैप्टर 1 है, इसमें कितने मार्क्स का आएगा, 3। देखो, चैप्टर जो 1 आ रहा है, इसमें आपको एक 2 नंबर का भी आ रहा है और एक 3 नंबर का भी आ रहा है, ठीक है। 2 नंबर का क्वेश्चन भी आ रहा है और 3 नंबर का भी आ रहा है। अब आता है तुम लोग को कि यार 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन हमसे छूटने नहीं चाहिए, ठीक है। तो 4-4 नंबर वाले किसी भी कंडीशन में आपसे छोड़ना नहीं है। तो सबसे पहले जब आप चैप्टर 3 पढ़ोगे, चैप्टर 3 में आपको 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, और इसमें मैं बता देता हूँ आप एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड करके जाइए, और यहाँ तक एलिमिनेशन ही आपको आएगी। और क्या क्वेश्चन आपको कल आएगा वो भी मैं बताऊंगा एलिमिनेशन से। उसके बाद आपका आता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसका आयतन वाला चैप्टर रहेगा। इसमें से भी कितने नंबर का आएगा, 4 नंबर का आएगा। उसके बाद आता है तुम्हारा ये मीन मोड मीडियन स्टैटिक्स, मतलब सांख्यिकी की बात करता हूँ। सांख्यिकी में भी कितने नंबर का आएगा, तुम्हारे 4 नंबर में आएगा, जिसमें कि आपको मीन मोड मीडियन, जिसमें आपको मीन और मोड, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से करना है। इतना सभी को समझ में आया कि नहीं है? अब मैं क्या करता हूँ आपको, अब चैप्टर
1 चैप्टर फर्स्ट के मैं आपको एमसीक्यू बताऊंगा कि चैप्टर फर्स्ट के एमसीक्यू हमें क्या पढ़ना है चैप्टर फर्स्ट के। तो ध्यान रखना सारे के सारे, इनको आप नोट डाउन जरूर कर लेना, या तो रीड करते चलना, याद आपको होना चाहिए। तो चैप्टर फर्स्ट की अगर मैं बात करता हूँ, आपको ऐसा क्या पढ़ना पड़ेगा कि भैया चैप्टर फर्स्ट से देखो, सबसे पहले तो ये आपको सभी क्लियर हो गई, ये आपको सारा चीज़ क्लियर हो गई। चैप्टर फर्स्ट में आपको क्या पढ़ना है, आईएमपी। तो ये अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ अगर बात करते हैं चैप्टर फर्स्ट की, तो चैप्टर फर्स्ट में आपको क्या इंपॉर्टेंट है वो देखना। एमसीक्यू में स्टार्ट करने जा रहा हूँ ना, एमसीक्यू वाले सारे क्वेश्चन कराना स्टार्ट कर दे रहा हूँ मैं, जिसमें कि आपको चैप्टर फर्स्ट की हम अगर बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए चैप्टर फर्स्ट में जो खाली स्थान की अगर मैं बात करूँ, फिल इन द ब्लैंक्स की बात करूँ, पहले नंबर पे तो आपको क्या याद होना चाहिए। तो आपको ये मालूम होना चाहिए, जैसे अगर आपसे कल अगर पूछ ले, ये पूछ ले कि बताइए √3 क्या है, √5 क्या होता है, √7 क्या होता है, √11 क्या होता है, आपसे एक फिल इन द ब्लैंक्स ऐसा ब्लैंक कर देगा। ये आपसे बोल दिया कि बताइए, और आईएमपी क्वेश्चन भी बताऊंगा मैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये सारे जो नंबर दिए हैं आएगा कि बताइए ये कौन सा नंबर है या कौन सी संख्या है। तो आपको बस इसमें इतना याद रखिएगा, क्या याद रखना है, ये रहेगा आपका कौन सा, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, जिसको बोलते हैं अपन इरेशनल नंबर। तो कल के पेपर में अगर आता है तो ये आपसे बनना चाहिए। आया सभी को समझ में कि नहीं आया? अगर इसको सिंपल तरीके समझ लीजिए कि ऐसा नंबर जिनका हम रूट नहीं निकाल सकते वो हमारा कौन सा नंबर कहलाता है, अपरिमेय संख्या, जिसको बोलते हैं हम इरेशनल नंबर। क्लियर हुआ? सेम आपको अगर √5 आता है तब भी आप यही लगा के आइएगा, यही लिखना है। √7 आता है तब भी यही लिखना है, √11 आए तब भी। तो ये खाली स्थान वाले क्वेश्चन है, एक तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है। सेकंड नंबर पे एक आपको ये पूछेगा, जैसे HCF A, B इंटू LCM A, B बराबर क्या होता है, A इंटू B। आप एक ये पढ़ के जाना है। अब आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि ये क्वेश्चन पूछेगा कैसे है, क्या है, HCF A, B इंटू LCM A, B बराबर क्या होता है, A इंटू B होता है। एग्जाम में क्या हो सकता है, HCF, ठीक है, क्या पूछ सकता है आपसे, HCF A, B इंटू, अब उसके बाद इतना आया, सबको समझ में ये आया। अब हो सकता है आपसे ऐसे ब्लैंक करके बोल दें इक्वल में A इंटू B, बताइए कि यहाँ क्या आएगा, ठीक है। तो ये अपने दिमाग में रखना आपको। फिर उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये हुआ पहला। फिर सेकंड तरीका आपको दिमाग में रखना है कि ये याद करके जाइएगा। तीसरा बता दे रहा हूँ, थर्ड में क्या होता है, एक अगर हो सकता है थर्ड में आपको छोटे छोटे नंबर का HCF निकालने को पूछेगा। तो जैसे किस तरीके से पूछ सकता है, 6 और 20, इसका आप HCF निकालिए, डायरेक्ट आंसर लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है, ये पूछ सकता है। उसके बाद आपसे पूछ सकता है भैया 96 और 404 का HCF बताइए, ये डायरेक्ट आंसर पूछ सकता है। तो ये आपको दिमाग में रखना है। या पूछ सकता है आपसे 91 और 21 का क्या निकालिए, HCF। एक लास्ट और पढ़ना है, बस इसमें से आपका आना ही आना है, याद रखना। एक और आप पढ़ना है लास्ट, ये पढ़ के जाइएगा 4th नंबर पे कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। आपसे पूछ ले कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर क्या होता है, तो आपको क्या याद करके जाना, HCF इंटू LCM। क्या याद रखना है, 2 संख्याओं का गुणनफल। तो क्या होगा आपका, HCF इंटू LCM। बताइए आया सबको समझ में कि नहीं आया? तो पहले चैप्टर में आपको बेटा इतनी चीज़ें पढ़ना है और ये पक्का आपका 1 मार्क्स में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला चैप्टर आपको सबको क्लियर हो गया। अब मैं आपको बात करता हूँ सेकंड चैप्टर की बात करता हूँ। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि भैया सेकंड चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट है और सेकंड चैप्टर में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा कल के पेपर में। तो सबसे पहली चीज़ अगर मैं बात करता हूँ पार्ट 2 की, पार्ट 2 मतलब पार्ट 2 की अगर बात करता हूँ, सेकंड चैप्टर की अगर मैं बात करता हूँ, तो आपको सबसे पहली चीज़ तो एक चीज़ आपको ये मालूम होना चाहिए कि जैसे अगर बात करें अपन, ठीक है,
तो क्या मालूम होना चाहिए वो मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं। तो देखो सबसे पहले नंबर पे आपको ये मालूम होना चाहिए पार्ट 1-2 में, इस 2 में क्या होता है, एक तो आएगा सही विकल्प, एक आएगा तुम्हारा खाली स्थान, एक आएगा द मोस्ट आईएमपी चैप्टर है भैया। ये मान लो लगभग आपके 3 नंबर ये कवर करवाएगा अगर आज के फैक्ट मैंने जितने भी बताए वो अगर आपने याद कर लिए। तो सबसे पहला फैक्ट आपको याद करके जाना है। जैसे अगर आपसे पूछ दिया उसने, क्या पूछा कि 4x+2, इसमें आपसे पूछ दिया कि बताइए भैया इसकी डिग्री कितनी है। डिग्री याद रखना, डिग्री का मतलब क्या होता है, घात, ये पूछ सकता है। या सेकंड नंबर पे आपसे पूछता है डिग्री के बाद अगर ये पूछ दिया 2y² - 3y+4, ये पूछ दिया है बताइए इसमें इस डिग्री में इसमें कितनी घात है। या पूछ सकता है आपसे 5x³ - 4x² + x - 3, इसमें आपसे पूछ सकता है कि बताइए भैया कितनी डिग्री या कितनी घात है। तो आपको क्या करना है, जो हाईएस्ट पावर, जो अधिकतम घात होती है वो क्या कहलाती है आपकी, इसकी घात कहलाती। जैसे कि अगर मैं बात करूं x की, तो इस x की पावर कितनी है आपको मालूम होना चाहिए। जहां भी अगर x लिखा होता है उसकी पावर 1 मानते हैं, उसकी वैल्यू 1 माना जाता है। तो इसका आंसर क्या आता है आपका 1 आता है। तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो जाएगी 1। सेम अगर ये पूछ दिया 2y² - 3y+4 डिग्री पूछेगा तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है आपको 2, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। उसके बाद थर्ड वाले में याद रखना 5x³ 3, तो इसमें हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है आपको 3, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3। तो एक आपका इसमें से आपका फिक्स है। आया सभी को समझ में। सेकंड नंबर पे आपको बात करता हूं कि क्या और आप पढ़ो, ठीक है, क्योंकि इसमें 3 नंबर के आएंगे तो ये आपका एक तो फिक्स हो नहीं आना ही आना है। सेकंड नंबर पे आपको याद रखना है, जैसे आपको अगर आते हैं ग्राफ वाले, तो ये ग्राफ वाले ये बने ऐसा है, आपको इसमें जीरोस निकालने को बोलेगा, ठीक है, यहाँ पर, और हमेशा जीरोस बोलेगा आपको एक्स एक्सिस पे बोलेगा। क्या बोलेगा, एक्स एक्सिस पे। जैसे कि ये ग्राफ बना दिया, एक ये बना दिया, एक ये बना दिया, तो आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि जो ग्राफ जो जा रहा है कहाँ कहाँ टच कर रहा है। पूरा का पूरा 14 जो आपका 14 पार्ट तक का पूरे MCQ कवर कराऊंगा। उसके बाद IMP क्वेश्चन दूंगा। उसके बाद लास्ट में 5 मिनट में आपको पूरे IMP क्वेश्चन दूंगा, जिससे कि सबका एग्जाम निकल जाए जिनने अभी तक भी ना पढ़ाई करी हो। तो इसमें हम देखेंगे, एक तो आपका ये 0 दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है, यहाँ, तो कितने हो जाएंगे 1 2 3। तो इसमें आपको क्या लिखोगे 3, आपके क्या हो जाएंगे जीरोस। तो शून्यांक कितने हो जाएंगे आपके, शून्यांक हो जाएंगे 3। अगर इसकी बात करूं तो यहाँ से आपका ऐसा जा रहा है, तो कहाँ पे एक ये डॉट लगा, एक ये पॉइंट लगा, तो इसमें कितने हो जाएंगे आपके 2 हो जाएंगे। इसकी बात करता हूं तो ये एक्स एक्सिस है, तो इस पे तो यार कुछ भी नहीं कर रहा, तो इसमें जीरोस कितने हो जाएंगे 0 ही होंगे, मतलब शून्यांकों की संख्या कितनी होगी 0। एक इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन जरूर आएगा सेकंड चैप्टर से। अब आता है उसके बाद, सेकंड भी कंप्लीट हो गया भैया, सेकंड में आ रहा। अब एक टॉपिक आपका यहां से पूछेगा, पहला हो जाएगा तुम्हारा शून्यांकों का योग। ये होता है आपका सम ऑफ जीरोस। क्या होता है, सम ऑफ जीरोस, जो कि होता है आपका अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है -b/a। इनसे 100% ये जरूर मिलेगा। सेकंड आपको पढ़ना है शून्यांकों का गुणनफल, जो कि होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है अल्फा इंटू बीटा, ये होता है आपका c/a। आया सबको समझ में कि नहीं। इससे आपका क्वेश्चन जरूर आएगा ही आएगा। आपसे ये पूछ सकता है कि बताइए कि सम ऑफ जीरो क्या होता है, तो आपको क्या याद होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है आपको c/a। इसको आप अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद अगर आपके दिमाग में चल रहा है कि यार क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, तो मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूँ कि क्या क्वेश्चन आपसे आ सकता है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव में भी आएगा भैया क्वेश्चन। अगर इनने पूछ दिया आपसे, ये पूछ दिया कि एक इक्वेशन दे देते हैं अपन, 2x² + 7x + 10 = 0। आपसे पूछ दिया कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, शून्यांकों का
गुणनफल ज्ञात कीजिए। एक ये क्वेश्चन आ जाए मान लो, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा मार्क्स का आ रहा है सेकंड चैप्टर में। तो अगर ये आता है तो आप क्या करोगे भैया, सबसे पहली चीज़ तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो शून्यांकों का योग क्या होता है। तो आपको मालूम होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो की बात करता हूँ तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए होता है। क्या होता है, सी अपॉन ए, जिसमें कि अगर मैं बात करूँ ये हमारा ए होता है, ये हमारा बी होता है, ये होता है सी। तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 2, बी की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 7, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। कभी भी इसमें कंपेयर जब करते हैं तो एक्स और एक्स वगैरह को नहीं लिया जाता। तो जब मैंने देखा यहाँ लिखा मेरा सी, तो सी कितना हो जाएगा अपना 10 हो जाएगा। फिर ये लिखा ए, तो ए कितना हो जाएगा मेरा 2। तो इसका जो अब कट रहा है तो कैंसिल करेंगे, 2 5 जा 10। तो इसका मतलब आंसर कितना आ गया 5। एक ये इस टाइप से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा, तो आपको क्या करना है, उसको सॉल्व करके देखना, डायरेक्ट तुक्का आपको लगाना नहीं है। आया सबको समझ में कि नहीं आया। और अब बात करते हैं आपका एक और जो टॉपिक बच रहा है इसमें। देखो 3 से 4 टॉपिक आपको जो तीसरे चैप्टर में मैं 2 सेकंड में जो बता रहा हूँ पक्का मिलेगा। और एक यहाँ से एक टॉपिक है और एक और पढ़ना सेकंड चैप्टर में। जैसे आपसे पूछ दिया कि लीनियर पॉलिनॉमियल, ठीक है, जिसको बोला जाता है रेखिक बहुपद। क्या बोलते हैं, रेखिक बहुपद। एक ये याद करके जाना। दूसरे नंबर पे आपको पता होना चाहिए क्वाड्रिक पॉलिनॉमियल। तीसरा पता होना चाहिए आपको क्यूबिक पॉलिनॉमियल। क्वाड्रिक का मतलब होता है आपका द्विघात बहुपद। उसके बाद क्यूबिक का मतलब क्या होता है, त्रिघात बहुपद। आया सबको समझ में कि नहीं आया। अब आपको एग्जाम में यहां से पूछा था क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए कि जो लीनियर पॉलिनॉमियल मतलब रेखिक बहुपद होता है, इसमें जो आपकी घात मतलब डिग्री कितनी होती है 1, याद रहेगा ना। कितनी होती है आपकी रेखिक पॉलिनॉमियल मतलब रेखिक बहुपद में क्या होता है, लीनियर पॉलिनॉमियल में कितनी होती है 1। उसके बाद क्वाड्रिक पॉलिनॉमियल में बोलेगा तो द्विघात बहुपद में कितनी होती है आपकी 1 और इसमें आपका 2 हो जाएगी। क्यूबिक पॉलिनॉमियल की बात करूं तो इसमें कितनी हो जाएगी आपको 3। और पक्का इससे क्वेश्चन बनेगा आपका, ये देख लेना, सारे के सारे आईएमपी क्वेश्चन ये। तो ये 2 चैप्टर मैंने आपको एंड कर दिए हैं। अब उसके बाद अगर अपन बात करें तो थर्ड चैप्टर में आपको क्या मालूम होना चाहिए और क्या पता होने। मात्र थर्ड चैप्टर में तो मैं तो आपसे यही कह रहा हूँ, एक चीज आप पढ़िएगा बस ओनली, ठीक है। बस मात्र आपको एक जो टॉपिक मैं बता दे रहा हूँ, पहले नंबर तो आपको ये मालूम होना चाहिए ये थर्ड चैप्टर है, इस थर्ड चैप्टर में आपको आ क्या आ रहा है। मात्र इसमें से आ रहा है थर्ड चैप्टर में से मात्र आपका, देखो मैंने अभी जो भी स्टूडेंट ज्वाइन कर रहा है बेटा, मैंने पहले चैप्टर के आईएमपी क्वेश्चन दे दिए और एमसीक्यू वाले सेकंड चैप्टर के भी दे दिए। अब जो चल रहा है अपना कौन सा चैप्टर चल रहा है, थर्ड चैप्टर। तो थर्ड चैप्टर में तो मात्र आप एक ही चीज पढ़कर जाना है, उसके सिवा आप कुछ भी ना पढ़िएगा। तो थर्ड के लिए क्या करना है आपको, बस ये आपको दिमाग में रखना है। पहली चीज आपको दिमाग में क्या रखना है, ये सब इसको आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना। 100% इसमें से क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। और क्या आएगा वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको क्या दिमाग में रखना है, देखिए आप सबको पूरा अच्छे से क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो पहला आपको इसमें दिमाग में रखना है, सबसे पहली चीज अगर बात करूं ऑब्जेक्टिव से एमसीक्यू की, तो ये है आपका a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। जिसमें कि अगर आपसे पूछें कि बताइए रेखाएं क्या होती हैं, तो आपको क्या दिमाग में रखना, रेखाएं हमेशा इसमें क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। प्रतिच्छेद का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्ट करती हैं। उसके बाद अगर इसमें आपको हल पूछेगा तो क्या बोलकर लिख कर आना, आपको अद्वितीय हल लिखना है, इसको बोला जाता है वन सॉल्यूशन। और अगर मैं बात करूं आपसे बोलेंगे तो बताइए कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, इसमें क्या आता है तुम्हारा कंसिस्टेंट, जिसको बोला जाता है संगत। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, संगत। ये पढ़ के जाना 100% आएगा। उसके बाद अगर बात करूं मैं आपको, जैसे कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, इसमें अगर पूछे तो क्या लिखोगे आप, संपाती। संपाती को क्या बोला था, कोइंसिडेंट, जिसमें कि आपका होता है अनेक हल, ये होता है आपका मेनी सॉल्यूशन। और ये हमेशा होता है कंसिस्टेंट। क्या होता है आपका, कंसिस्टेंट होता है, ये संगत बोला जाता है इसको। जिसके बाद थर्ड नंबर पे आपको पढ़ना है a1/a2
बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, समांतर जिसको बोला था पैरेलल, कोई हल नहीं जिसको बोलते हैं नो सॉल्यूशन। और ये होता है हमारा इनकंसिस्टेंट। क्या होता है आपका? इनकंसिस्टेंट, जिसको बोला जाता है असंगत। तो मात्र आपको तीसरे पार्ट में ऑब्जेक्टिव के लिए बस आपको बस यही पढ़ना है और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना अच्छी तरीके से। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ चैप्टर आपका 4। तो चैप्टर 4 में सबसे पहले हम देखते हैं, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसे चैप्टर आपका सेकंड है, जैसे आपका चैप्टर सेकंड है, उसी तरीके से आपका चैप्टर 4 भी मोस्ट आईएमपी है। तो चलो अब चैप्टर 4 की हम बात करें, तो अब चैप्टर 4 में आपको क्या इंपॉर्टेंट पढ़ना है? पहली चीज चैप्टर 4 की हम बात करें तो चैप्टर 4 में आपको देखना है, ठीक है, क्या पढ़ना है आपको। तो चैप्टर 4 में सबसे पहली चीज, एक दो चीज माइंड में उठा के रखिएगा। जैसे अगर बात करें, आपसे पूछ लेता बेसिक से क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ दिया, बताइए कि ax² प्लस bx प्लस c ये लिखा है, इसको क्या बोला जाता है? दूसरा अगर पूछ दिया ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। हमेशा याद रखना, अगर इसकी बात करें तो ये होता है आपका, इसको आपको दिमाग में रखना है, ये होता है आपका क्वाड्रिक, जिसको बोला जाता है पॉलिनोमियल। ये होगा आपका द्विघात बहुपद। क्या होता है? द्विघात बहुपद। अगर वहीं मैंने मान लीजिए, अगर आपको मैंने क्या कर दिया, द्विघात बहुपद लिखा, अगर वहीं मैंने इक्वल के अगर 0 लगा दिया तो ये होता है आपका क्या? क्वाड्रिक इक्वेशन होता है। क्या होती है? क्वाड्रिक इक्वेशन, जिसको बोला जाता है द्विघात समीकरण। एक इससे क्वेश्चन आएगा आपका, ठीक है। ये आप ये करना, 4 चैप्टर करा रहा हूं मैं। फिर उसके बाद करते हैं, अगर एक क्वेश्चन आ जाए आपको, बताइए कि जो आपका द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण का मतलब क्या होता है? क्वाड्रिक इक्वेशन। क्वाड्रिक इक्वेशन का मानक रूप बताइए। मानक रूप, मानक रूप का मतलब होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। चलो, इसमें आपको ये पक्का आएगा, ठीक है। द्विघात समीकरण का क्वाड्रिक याद रखना, क्वाड्रिक इक्वेशन जो कि आपका क्या होता है? मानक रूप की बात करेगा। तो मानक रूप क्या होता है, ये आप अच्छे से याद करिए। क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। आना ही आना है, एक ये इससे क्वेश्चन आएगा। सेकंड नंबर पे आपको याद रखना है, दूसरे नंबर पे आपसे पूछ सकता है कि श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य जिसको कि इंग्लिश में भी यही बोला जाता है, श्रीधराचार्य ही बोला जाता है। अगर इसके अगर आपसे ईयर पूछ ले तो ईयर आप बता दोगे ना, 1025 याद रखना। क्या रहेगी इसकी ईयर? 1025। एक ये फैक्ट बनेगा। दूसरा बनेगा इससे कि श्रीधराचार्य जी जो हैं, इनका द्विघात क्वाड्रिक फॉर्मूला बताइए, जिसको बोलते हैं अपन द्विघात सूत्र, ठीक है। क्या बोलते हैं आपको? क्वाड्रिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रिक फॉर्मूला होता है इसका x बराबर -b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac इस पूरे के अपॉन में 2a। और आपको मैं मैच द कॉलम भी बताने वाला हूँ। जैसे ही तुम्हारा चैप्टर 8 आ जाएगा इसमें, तो आपको मैच द कॉलम करवाऊंगा। अभी फटाफट, अभी 4 चैप्टर तक आ गया, फटाफट मैं खत्म करता हूँ ये सारी चीज़ें। तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा? -b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac ये होता है। ये आप याद करके जाइएगा। उसके बाद देखो, आप सबसे पहले चीज तो दिमाग में रखना है, ये याद रहेगा। और एक 3 कंडीशन विशेष तौर पे आप याद करके जाइएगा। क्वेश्चन 101% बनेगा ही बनेगा, गारंटी के साथ 100% यहाँ से क्वेश्चन आएगा। पहली कंडीशन b² माइनस 4ac बड़ा है 0 एक। दूसरी कंडीशन b² माइनस 4ac बराबर 0 के। तीसरी कंडीशन b² माइनस 4ac छोटा है 0 के। और ये याद रखना, एक और फॉर्मूला याद करके जाइएगा कि d बराबर b² माइनस 4ac, ये किसका फॉर्मूला होता है?
जो कि लगभग सबको पता होना चाहिए, ये होता है आपका विविधकर का। विविधकर का मतलब क्या होता है? डिस्क्रिमिनेट। अभी तो ये ऑब्जेक्टिव की चल रही है क्लास, इसमें कंटिन्यू आपकी आईएमपी क्वेश्चन की भी कराएंगे। तो ये 3 फॉर्मेट आपको याद करके जाना है। जैसे कि अगर ये आता है तो इसमें आपको लिखेंगे आप रियल रूट्स। क्या लिखोगे आप? रियल रूट्स, जिसको बोलते हैं वास्तविक संख्या, वास्तविक मूल, सॉरी। इसके बाद इसकी बात करेंगे तो रियल रूट्स एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, ये हो जाएगा वास्तविक तथा बराबर है। इसमें लिखोगे आप नो रियल रूट्स। पक्का क्वेश्चन आना ही आना है। क्या लिखोगे? वास्तविक नहीं है। एक कुछ फैक्ट और बता दे रहा हूं, ये अगर आता है, ये आएगा देखना, ये आता है तो इसमें आपको सबसे पहले याद रखना है, ये जो रहता है आपका, इसको काल्पनिक भी बोला जाता है, जिसको इमेजिनरी बोला जाता है, इसको आप नेगेटिव मतलब ऋणात्मक भी बोला जाता है। तो इतना आपको चैप्टर 4 तक आपको अच्छे से ऐसे पढ़ाई करना है। ये चैप्टर 4 के देखिए आप सभी के सभी, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये बताया था ax² प्लस bx, ये क्वाड्रिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद होता है। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 क्वाड्रिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण होता है। द्विघात समीकरण क्वाड्रिक इक्वेशन का मानक रूप अगर आपसे आ जाए, मानक रूप क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। फिर उसके बाद अगर आ जाए श्रीधरा 4 की अगर ईयर पूछ ले आपसे तो क्या लिखोगे? 1025 लिख कर आना है। फिर अगर आता है द्विघाती सूत्र को बोला जाता है क्वाड्रिक फॉर्मूला, जो कि श्रीधरा 4 जी ने दिया था। क्या फॉर्मूला होता है? x बराबर -b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac पूरे के अपन में 2 है, ये पक्का आना है। उसके बाद एक d बराबर b² माइनस 4ac विविधकर का आपको डिस्क्रिमिनेट याद करके जाइएगा। उसके बाद आता है इसमें 3 कंडीशन मैंने अच्छे से आपको समझा दी। तो 4 चैप्टर तक आपको इतना सा कवर करना है। आया सबको समझ में कि नहीं? अब बात करते हैं बेटा चैप्टर 4 के बाद अगर आते हैं तो चैप्टर 4 के बाद आता है चैप्टर 5। अब चैप्टर 5 में क्या होता है? देखो आपको चैप्टर 5 भी मोस्ट इंपोर्टेंट, इतने सारे क्वेश्चन इससे पूछेगा, आप खुद बोलोगे कि हाँ भैया जो आपने बताया सब देखने को मिला। ठीक है, सबसे पहला फैक्ट आपको क्या याद करना है? सबसे पहला फैक्ट अगर मैं बात करूं, सब फैक्ट आपसे पूछेंगे, आपसे ये ध्यान रखना है। सबसे पहला फैक्ट आपको दिमाग में रखना है, जो सर्व अंतर की बात करूं, सर्व अंतर का मतलब होता है आपका कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस अगर आपसे पूछे तो ये क्या क्या होता है? कॉमन डिफरेंस जो होता है, एक तो धनात्मक होता है, धनात्मक तो क्या बोला जाता है? पॉजिटिव। दूसरा ऋणात्मक को बोला जाता है नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव के बाद अगर आता है आपका, ये आएगा आपका शून्य का मतलब क्या हो जाएगा? 0 आया। तो ये एक फैक्ट आपसे जरूर पूछेगा आपको चैप्टर 5 में, पूरा A to Z कवर कराऊंगा है ना। और सेकंड इसमें आपको याद रखना, सेकंड फैक्ट की अगर मैं बात करूं, जो कि आता है AP का व्यापक रूप। व्यापक रूप का मतलब होता है जर्नल फॉर्म। ठीक है, अब आएगा आपसे पूछा एक ये फैक्ट आएगा, तो AP का व्यापक रूप की अगर मैं बात करूं, जो कि होता है आपका A, A+D, A+2D, A+3D। एक तो ये याद करना, ये जरूर आएगा। उसके बाद थर्ड आपको दिमाग में रखना है, जो आपका AP जो होता है, ठीक है, ये हो गया। अब आपसे पूछ दिया कि भैया AP का nth टर्म आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट। ठीक है, या nth टर्म ज्ञात करने का सूत्र की अगर मैं बात करूं, तो nth टर्म फाइंड आउट करने की बात करो तो आपको क्या फॉर्मूला लिखना है? an बराबर a+n-1 इंटू डी, ये जरूर लिख के आइएगा, ये होगा। और यही फॉर्मूला होता है AP निकालने का। ये याद रहेगा आपको, सबको समझ में कि नहीं आ रहा? ये याद करके जाना। उसके बाद सेकंड फोर्थ फैक्ट आपको याद करके जाइएगा, जर्नल आपका हो जाएगा टर्म,
जिसको बोला जाएगा व्यापक पद। तो इसी को अपन बोला जाता है व्यापक पद भी बोला जाता है। 2 तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, इसमें आपके 3 नंबर कटने नहीं चाहिए। आया सभी को समझ में कि नहीं आया? और इसके कुछ क्वेश्चन भी हैं, वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ये आया। उसके बाद एक 5th वाला आपको पढ़ के जाइएगा, SN का फॉर्मूला, जो कि योग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जिसको बोला जाता है सम। तो सम निकालने का फॉर्मूला होता है आपका SN बराबर होता है n/2, इंटू में होता है 2a प्लस, ठीक है, 2a प्लस में होता है n-1 इंटू आपका d होता है। ठीक है, इतना आया सभी को समझ में कि नहीं आया? तो ये याद रखना है आपने को, ये आएगा तुम्हारा। उसके बाद अगर बात करता हूँ तो यहाँ तक इतना आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना, पक्का 3 से 4 आपको आएंगे ही आएंगे इसमें। ये देख लो आप सारे के सारे चैप्टर 5 के इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर कवर करेगा इतना अगर आपने याद कर लिया तो। कौन कौन सा? सर्वांतर मतलब कॉमन डिफरेंस जो होता है, अगर पूछेगा तो क्या याद रखोगे? धनात्मक मतलब पॉजिटिव होता है, ऋणात्मक नेगेटिव होता है, शून्य का मतलब 0 होता है। एपी का अगर व्यापक रूप की बात करें, जनरल फॉर्म की बात करें, a, a+d, a+2d, a+3d होता है। एपी का अगर nth टर्म अगर फाइंड आउट करने को बोलेगा तो nth टर्म निकालने की वो फॉर्मूला होता है an बराबर a + n-1 इंटू d होता है। फिर उसके बाद जनरल फॉर्म की, जनरल टर्म की अगर बात करें ये होता है व्यापक पद की अगर बात करें ये होगा। उसके बाद SN की बात करें, SN का मतलब सम होता है, जिसका फॉर्मूला होता है SN बराबर n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू a। तो इतना आपको चैप्टर 5 से पढ़ना है। चैप्टर 5 के बाद अगर हम बात करते हैं तो अब आता है हमारा चैप्टर 6 बेटा। याद रखो, ये भी पता होना चाहिए चैप्टर 6 में क्या आ रहा है। तो चैप्टर 6 में भी बहुत सारी कहानी है भैया। चैप्टर 6 में आपका एक सही विकल्प आ रहा है, 1 नंबर में खाली स्थान आ रहा है और 1 शब्द में आ रहा है। ठीक है, तो चैप्टर 6 में आपको मैं बता देता हूँ क्या आपको पढ़ना है। चैप्टर 6 की अगर बात करूँ, सबसे पहले जो 6.1 है, जिसमें कि आपके जो खाली स्थान है, खाली स्थान है जो आपका फिल इन द ब्लैंक्स, पक्का 100% आना। उन 5 को आप अच्छे से पढ़ के चले जाइए। 6.1 में आपका फिल इन द ब्लैंक्स खाली स्थान कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको एक ये पूछेगा, आपका बता सकता है कि बीपीटी थ्योरम क्या होती है, बेसिक प्रॉपर्टी थ्योरम क्या होती है। तो इसमें आपको ये बोला जाता है, मात्र इतना सा फॉर्मेट आपको याद करके जाना, बस इतना सा लिख के आइएगा आप, है ना। 1 वर्ड में पूछेगा, ये 1 शब्द में उत्तर आएगा तुम्हारा। क्या है? मूल आधार समानुपाती का प्रमेय, थेल्स प्रमेय जिसको बोला जाता है। एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा जो अन्य 2 भुजाओं को काटती है, अन्य 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। इसमें आपको इतना याद रखना है, इंग्लिश मीडियम वाले, व्हेन अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ द ट्रायंगल एंड इंटरसेक्ट द अदर साइड इज प्रोपोर्शनल। तो इसमें आपको इतना याद करके जाना है। ठीक है, ये आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। उसके बाद एक तो ये होगा 6 चैप्टर में। उसके बाद आपको एक थेल्स थ्योरम की, अगर थेल्स बता दिया, ये थेल्स थ्योरम थी। इसके बाद ये पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट याद करके जाइएगा। पाइथागोरस थ्योरम प्रमेय क्या होती है? किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बाकी 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। द पाइथागोरस थ्योरम स्टेट दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज। इतना आपको इसमें पढ़ना है। ठीक है, 6.1 के एमसीक्यू करके जाइएगा। उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है ये पढ़ के जाना है। ठीक है, और इतना आपको ये मान लीजिए आना ही आना है। उसके बाद देखो, अब बात करते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में, आपको मैं बता देता हूँ। पहली चीज़ आपको इसमें क्या पढ़ना है, पहले अगर हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट अगर आप हो तो मैं पहले हिंदी में बता दे रहा हूँ, सेम उसके बाद इंग्लिश में भी बताऊँगा। टेंशन मत लेना आज की क्लास में। आज की क्लास में हम कंबाइन पढ़ाएंगे आपको, तो थोड़ी देर 2 मिनट के लिए हिंदी वाले ज़रा, इंग्लिश वाले शांत रहना भैया। तो इसमें आपको याद रखना है, एक तो ये याद करके जाइएगा, ऐसी आकृतियां जिनके आकार समान और अमाप समान हो तो वो क्या कहलाते हैं? समरूप। आपसे पूछ सकता है कि समरूप आकृति क्या होती है, एक शब्द में, तो ये लिखना है। उसके बाद ये पढ़ के जाना है कि सभी वर्ग कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। फिर उसके बाद ये पढ़ना है सभी समबाहु त्रिभुज कैसे हो? समरूप होते हैं, क्योंकि उनकी आकार कैसा होता है? समान होता है। सभी सर्वांग सम आकृति कैसी होती है? समरूप होती है। और यही कि सारा का सारा मैं इंग्लिश में भी आपको जरूर बताऊंगा। फिर आप एक शब्द में ये पूछ सकता है कि ऐसे बहुभुज जिनके भुजाओं की संख्या समान हो समरूप कहलाते हैं, उनकी सभी संगत कोण बराबर हो, उनकी सभी संगत भुजाओं का अनुपात समान हो, ये पढ़ के जाना है।
उसके बाद एक ये टॉपिक पढ़ के जाइएगा, त्रिभुज की समरूपता के लिए उनके संगत कोण बराबर और उनकी संगत भुजाएं, और यहाँ से एक 100% क्वेश्चन बनेगा MP बोर्ड वाले जो भी हिंदी मीडियम के हो, 1 2 3 4 इन चारों से क्वेश्चन आपका जरूर आएगा आपका एक शब्द में। ठीक है, आया सबको समझ में कि नहीं आया? अब बात करते हैं भैया इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट की। तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी नाराज ना हो, तो उनके लिए भी मैं आपको ये समझा देता हूँ मैं इंग्लिश वालों को। तो देखिए आप इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट को क्या करना है, सबसे पहले चीज़ अगर बात करते हैं तो इसमें क्या याद रखोगे कि जो फिगर दैट है द सेम शेप एंड मे आर नॉट द सेम साइज, इस कोल्ड क्या होता है, सिमिलर फिगर बोला जाता है। उसके बाद आपको ये याद रखना ऑल जो आपका सिमिलर होते सभी कैसे होते हैं, इनमें ऑल ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। उसके बाद इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करूँ, दे हैव द सेम शेप होता है। ऑल कॉन्ग्रीगेट फिगर आर आल्सो सिमिलर होता है, ये यहाँ से आपसे पूछेगा। उसके बाद एक ये वाला क्वेश्चन आप पढ़ के जाना इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट, ये 2 फैक्ट जो हैं जरूर पूछेगा। पॉलीगन हैविंग द सेम नंबर साइड आर सिमिलर, ये पढ़ना है अपने को। ठीक है, ये पढ़ना है। ऑल देयर करस्पेंडिंग एंगल आर इक्वल, द रेशियो ऑफ द ऑल करस्पेंडिंग साइड आर इक्वल, ये पढ़ना है। और यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, ये जरूर रिवीजन करना है आपको। कौन सा? ठीक है, ये जरूर आपको रिवीजन करना है। यहाँ से क्या क्या, पहला साइड ट्रिपल एस, ए ट्रिपल ए और डबल ए, ये पढ़ना, ये जरूर पढ़ के जाइए, आएगा ही आएगा। तो ये बात हो गई चैप्टर अपने कौन से कि 6 तक मैंने आपको समझा दिया। अब आते हैं चैप्टर अपन 7 की अगर मैं बात करूँ तो चैप्टर 7 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 7 में पहले नंबर तो अपन को ये मालूम होना चाहिए भैया कि इसमें चैप्टर 7 में आएगा तो नहीं, इसमें मात्र आपका आ रहा है सही विकल्प आ रहा है। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसके बाद जोड़ी बताऊंगा मैच द कॉलम, जो आपके पेपर में आएगी। सही विकल्प अगर ऑब्जेक्टिव की बात करता हूँ तो इसमें सबसे पहले चीज़, अगर ऑब्जेक्टिव की अगर क्वेश्चन अगर आता है तो आपको देखो सबसे पहले नंबर तो आपको 2 फैक्ट याद करके जाना। पहला फैक्ट की अगर मैं बात करूँ, नंबर 1 जो अगर आ जाए तुम आपको कि एक्स अक्ष जो होता है, एक्स अक्ष का मतलब क्या होता है, एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे अगर आपसे पूछेगा तो हमेशा इसको बोला जाता है भुज। भुज का मतलब क्या होता है, एफ सीसा, ये पूछेगा। दूसरा फैक्ट आएगा वाई अक्ष। वाई अक्ष का मतलब वाई एक्सिस, जिसको बोला जाता है कोटि। क्या बोलते हैं, कोटि, जो कि होता है अपना कोऑर्डिनेट। क्या होता है, कोऑर्डिनेट बोला जाता है जिसको अपने को। ठीक है, ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना, 1 और ये 2, ये याद पक्का आएगा। उसके बाद अगर एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है, जैसे अगर मैंने एक क्वेश्चन आपसे बेसिक सा पूछा, ये पूछा कि वाई अक्ष मतलब एक्सिस, इससे आपसे पूछ दिया दूरी। दूरी का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस। क्या बोल दिया, डिस्टेंस। तो वाई अक्ष से अपने को क्या बोल दिया, वाई अक्ष से अगर अपने को पूछेगा तो और आपको पॉइंट दे दिया P2,3, तो अपने से निकालना है वाई अक्ष से। हमेशा याद रखना है ये होता है एक्स, ये होता है वाई। तो वाई अक्ष से डिस्टेंस बोलेगा तो आंसर आपका एक्स वाला होगा। तो इसका आंसर क्या होगा आपका 2, याद रखना क्या होगा 2, इसका आंसर होगा। अब बात करते हैं सेकंड नंबर पे आपको आता है एक्स अक्ष पे। एक्स अक्ष का मतलब होता है एक्स एक्सिस की अगर बात करें, इससे अगर आपको डिस्टेंस निकालने को बोले, इससे डिस्टेंस निकालने को बोले तो यही आपका ये होगा। तो इसमें ये होता है आपका एक्स, ये होता है आपका वाई, तो इसमें आपका ये आंसर हो जाएगा। तो इसमें आंसर कितना हो जाएगा 3। तो ये आपको दिमाग में रखना है। उसके बाद थर्ड नंबर पे आपको याद रखना है ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब क्या होता है, मूल बिंदु। तो मूल बिंदु से आपके अगर पॉइंट बोले तो वो हमेशा होते हैं 0 0, ये आपसे पूछेगा। उसके बाद अगर आपसे डिस्टेंस पूछ लिया है कि ओरिजिन से आपको मूल बिंदु पॉइंट बताइए ओरिजिन से, तो ये आपको ये याद करके जाइए क्या होता है x² प्लस y²। आया सबको समझ में कि नहीं आया, ये आपको इतना फैक्ट आपको इसमें मालूम होना चाहिए। और आपसे अगर बोलता है कि देखो पहली चीज़ अगर क्वेश्चन अगर आता है कल के पेपर में, जैसे लिख दिया P जो दिया आपका 7,1 और बोल दिया 0,0 से आप डिस्टेंस बताइए, ये दिया। तो आपको जब भी 0 0 के सामने अगर आता है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको मात्र इनका स्क्वायर करके आइएगा। ये 7 का स्क्वायर प्लस ये 1 का स्क्वायर, इसी फॉर्मेट के हिसाब से। तो
तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 और 1 का स्क्वायर करूँगा 1 ही होगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 15 आया। इसके अपन क्वेश्चन भी आपको मैं कराऊंगा। तो 7 चैप्टर तक तो आपको किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। अब आ रहे हैं भैया सबसे ज़्यादा मार्क्स के आपके, जो कि चैप्टर 8 की बारी आ रही है। चैप्टर 8 में आपको मैं मैथ द कॉलम लेकर आया हूँ। लगभग 2 से 3 मैथ द कॉलम है, वो आज पढ़ लोगे तो आराम से सारे के सारे आपके सही चले जाएंगे। तो 4 नंबर में आपकी जोड़ी रहेगी। मैथ द कॉलम की हम बात करते हैं। तो देखिए, अगर मैथ द कॉलम पढ़ने से पहले मात्र मैं आपको एक छोटा सा एक फैक्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो कि आपको क्या याद रखना है। सबसे पहली चीज़, आपको कहीं भी देखो साइन लिखना आप लोग, उसके बाद यहाँ कॉस लिखना, फिर उसके बाद यहाँ tan लिखना। साइन का उल्टा होता है आपका कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है आपका सेक, और tan का उल्टा होता है कॉट। ऐसा याद रखना। आपसे बोलेगा बताइए कि साइन क्या होता है, तो आप क्या बताओगे कि 1 अपॉन कोसेक। आपसे पूछ दिया मैच द कॉलम में कोसेक क्या होता है, तो आप क्या बताओगे 1 अपॉन साइन। आपसे पूछ दिया कि कोसेक क्या होता है, ये होता है 1 अपॉन सेक। आपसे पूछ दिया कि 1 अपॉन सेक क्या होता है, कॉस। आपसे पूछ दिया कि tan क्या होता है, तो क्या बताओगे 1 अपॉन कॉट। कॉट का पूछ दिया तो 1 अपॉन tan। और इनके एक और फॉर्मूला होता है, tan इक्वल होता है आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। फिर उसके बाद कॉट की हम बात करेंगे तो इसका उल्टा कर दीजिए, कॉट थीटा अपॉन और कॉस थीटा अपॉन साइन। इससे बाहर आपकी मैथ द कॉलम जा ही नहीं सकती। उसके बाद एक और फैक्ट याद रखिएगा, एक तो ये अभी अपन करेंगे। जैसे बात करता हूँ आपका साइन स्क्वायर की बात करूँ, तो साइन स्क्वायर का रिलेशन होता है आपका कॉस स्क्वायर से। उसके बाद कॉट स्क्वायर का रिलेशन होता है आपका कॉसेक स्क्वायर से। देखो, पहले लिखना हमेशा साइन स्क्वायर का रिलेशन होता है कॉस स्क्वायर के, मतलब साइन का कॉसेक से। फिर सी का रिलेशन सी से, तो कॉट स्क्वायर का किससे हो, कॉसेक स्क्वायर से हो जाएगा। फिर आता है आपका tan स्क्वायर का किससे हो जाएगा, आपका सेक स्क्वायर से हो जाएगा। ठीक है, ये आया। अब बात करते हैं, अगर इनके बीच में प्लस हो माइनस हो इनटू हो, हमेशा आपको 1 लगा के आइएगा। चाहे इसमें भी अगर माइनस हो बराबर में 1 होगा, माइनस है तो बराबर में 1 होगा। ये फैक्ट आपको दिमाग में रखना। अब बात करते हैं कि यार आपकी जो मैथ द कॉलम है वो कौन सी मोस्ट आईएमपी मैथ द कॉलम है। सारे के सारे भैया अच्छे से नोट डाउन करना है। तो देखिए, ये रही आपकी मैथ द कॉलम। ठीक है, और थोड़ा सा अपन इसको बड़ा कर ले ताकि आपको मैथ द कॉलम एक ही बार में समझ में आ जाए। चलो, आया सबको समझ में, यहाँ तक दिख रही है। ठीक है, तो पहले एक बार मैं रीड कर दे रहा हूँ अच्छे से आपको। तो पहला क्या लिखा आपका, ये पहली मैथ द कॉलम है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो ये हमेशा याद रखना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका हमेशा क्या होता है 1, ये याद रखना है। उसके बाद tan 60 का मान याद रखना। जैसे कि अगर आप टेबल और याद करके जाइएगा, tan 60 का दिमाग में रखना। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ, आपको क्या याद रखना है, पहले आप याद रखिए tan 30 का मान। tan 30 का मान होता है 1 अपॉन रूट 3 होता है। अब इसको मैं यहाँ से यहाँ शिफ्ट करूँगा तो ये tan 45 का मान कितना हो जाएगा 1। फिर इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट करूँगा तो tan 60 का मान हो जाएगा आपका रूट 3। ठीक है, तो इसके बाद आपको याद रखना है, तो tan 60 का मान कितना हो जाएगा रूट 3, ये पढ़ना है। और मैथ द कॉलम जो रहेगी आपको 1-2 एक्स्ट्रा पूछेगा। ठीक है, उसके बाद अगर cos 45 की अगर हम बात करें, cos 45 का मान कितना हो जाएगा आपका 1 अपॉन रूट 2 हो जाएगा। उसके बाद गोले का पृष्ठ, गोले का पृष्ठ मतलब अगर आपसे पूछता है तो सरफेस एरिया, सरफेस अगर एरिया सरफेस की अगर बात करें, सरफेस क्या हो जाएगा इसका 4 पाई आर स्क्वायर। और एक ये पक्का आएगा ही आएगा, कौन सा वाला भैया, ये। और एक ये कि किसी निश्चित घटना की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सर्टेन इवेंट की अगर बात करेगा तो क्या होता है, ये हमेशा माइंड में बिठा के रखना है, ये होता है आपका 1। क्या होता है आपका 1, ये पढ़ना है यहाँ। उसके बाद असंभव घटना की प्रायिकता अगर बोलता है तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ इम्पॉसिबल। तो इम्पॉसिबल की कितनी हो जाएगी आपकी, इम्पॉसिबल की हमेशा 0 होती है। कितनी होती है, 0। आया सबको समझ में कि एक तो ये मैच द कॉलम आपको आएगी। उसके बाद एक ये वाली देखिएगा आप। ठीक है, एक तो ये होगी। इससे पहले आप एक ये वाली एक और देखो, ये पक्का पूछेगा यार, क्योंकि इसमें आना ही आना तुम्हारे, इससे बाहर आपकी जाएगी नहीं। फिर उसके बाद आता तुम्हारा सेक स्क्वायर थीटा की मैं अगर बात करूँ तो सेक स्क्वायर थीटा।
तो सेक स्क्वायर, सेक का रिलेशन आपको पता होना चाहिए, सेक का रिलेशन होता है आपका कॉस से, तो स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दीजिए। तो आपका सेक स्क्वायर का जो रहेगा वो क्या आएगा आपका, आपको पता होना चाहिए, ये आएगा 1/cos स्क्वायर, सेक स्क्वायर का ये आएगा। फिर आता तुम्हारा साइन जीरो का मान, तो सबको पता होना चाहिए साइन जीरो का मान कितना होता है, 0 होता है। tan थीटा का मान कितना होता है, साइन बाय कॉस होता है। उसके बाद शंकु का आयतन, ये तो सबको पता होना चाहिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, 1/3 पाई आर का स्क्वायर एच हो जाएगा। फिर उसके बाद एक पांचवे को फेंकने पर 5 का गुणक आने की प्रायिकता क्या होती है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 5 व्हेन अ डाई इज थ्रोन। तो इसका क्या हो जाएगा, इसको आपको पता होना चाहिए, हो जाएगा आपका कितना 1/6 हो जाएगा। फिर उसके बाद एक पांचवे को फेंकने पर एक पूर्ण वर्ग आने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर अगर आपसे पूछेगा तो ये आपका होगा 1/3 हो जाएगा। आया सबको समझ, ये मैच द कॉलम। और एक और मैच द कॉलम जो है, जो कि ये एक संभव और असंभव वाला पक्का पूछेगा ही पूछेगा। देखो ये आपको दिमाग में रखना, ये tan लिखा है, तो आपको पता है जब स्क्वायर में tan का रिलेशन किससे होता है, सेक से, तो इसका आंसर ये हो जाएगा सीधा सीधा। ये लिखा आपका cos, तो cos का रिलेशन साइन से हो जाएगा। फिर मैंने बोला इनके पीछे माइनस हो प्लस हो हमेशा इक्वल में कितना आता है, 1 आता है। उसके बाद आपका आता है अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, सी से क्या होता है, हेमिस्फीयर का, आपको ये मालूम होना चाहिए। उसके बाद एक पांचवे को सी, तो आपको ऑलमोस्ट क्वेश्चन भी इसका आना ही आना है। उसके बाद एक पांचवे को फेंकने पर विषम अंक आने की प्रायिकता, ये भी आपको पता 1/2 होती है। फिर असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होगी, 0 होगी। आया सबको समझ में कि नहीं आया, ठीक है। एक ये आपको दिमाग में रखना है भैया, सब मैच द कॉलम आपको इंपॉर्टेंट रहेगी, ये वाली आएगी। और उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो जैसे कि ये वाली जरूर पढ़ना है। ये देखिए, इसका तो मैं डायरेक्ट आंसर ही लिख के दिखाया हूँ, डायरेक्ट आंसर ही है ये आपके, क्या है आपके ये कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, 1, ठीक है। उसके बाद 1 + कॉट स्क्वायर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर। फिर उसके बाद अगर बात करें कि वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, तो एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है आपका, कॉस बाय साइन हो जाएगा। और सॉरी, वृत्त का क्षेत्रफल अगर पूछेगा तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है। घन का आयतन बोले, वॉल्यूम ऑफ क्यू की बात करें, 1/3 हो जाएगा। फिर बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेगा, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πRh हो जाएगा। फिर घनाभ का आयतन बोलेगा तो L × B × H हो जाएगा। देखो ये कभी कभी क्या होता है मैथ द कॉलम में ABC के फॉर्म में भी दे देगा, तो ये भी आपको दिमाग में रखना है। फिर वर्ग का क्षेत्रफल पूछेगा तो एरिया ऑफ स्क्वायर बोलेगा तो 1/2 हो जाएगा। फिर 9 सेक स्क्वायर है -9 tan स्क्वायर है, तो इसका आंसर कितना होगा, हमेशा 9 होगा। तो इतनी मैथ द कॉलम आपको करना ही है, पक्का इससे आएगा। मैथ द कॉलम मैंने आपको क्लियर कर दी, 8 चैप्टर तक मैंने आपको MCQ पूरे अच्छे से समझा दिए। अब बात करते हैं 9 चैप्टर में, ठीक है। तो 9 चैप्टर में मात्र आपको ये 3 से 4 फैक्ट याद कर लो, उससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप हिंदी मीडियम के हो चाहे इंग्लिश मीडियम को, वो जरूर बनेगा। देखो बस इतना पढ़ना है, ये आपका ट्रू फॉल्स में पूछेगा, बस आपको क्या करना है, मात्र इतना सा याद करके जाना है बस। और ये भी 1 वर्ड में आपको पूछेगा, याद रखना है, ठीक है। ये फैक्ट आपको दिमाग में रखना है मात्र इतने से, तो इनका आप जरूर स्क्रीनशॉट ले लेना। ये एक बार मैं रीड भी कर दे रहा हूँ कि वह रेखा जो हमारी आंख से सीधे भूमि के समांतर जाती है क्षैतिज रेखा कहलाती है। हमारी आंख उस बिंदु को जिसे हम देखते हैं जोड़ने वाली उस बिंदु को दृष्टि रेखा कहलाती है। उन्नयन कोण उस स्थिति में बनता है जहाँ वस्तु को देखने के लिए सिरों को ऊपर उठना होता है, अर्थात नीचे ऊपर की ओर देखना होता है। देखी गई वस्तु उन्नयन कोण दृष्टि रेखा और क्षेत्र रेखा से बना होता है। एक ये और एक आपको ये 2 पॉइंट पढ़ के जाना। किसी मीनार की छाया की लंबाई बढ़ने के साथ साथ सूर्य का उन्नयन कोण घटता है। जब वस्तु की ऊंचाई उसकी छाया बराबर होती है तो सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री होता है, या सूर्य का उन्नयन कोण 45 होता है, सूर्य की ऊंचाई छाया उसके बराबर, ये पढ़ना है। और देखिए एक और आप इसमें दिमाग में रखना है, इंग्लिश वाले स्टूडेंट भी हो तो उनको भी मैं बता दे रहा हूँ, तो आपको ये 9 चैप्टर में क्या पढ़ना है, ठीक है। इसमें आपको ये जरूर स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लेना इसका, इंग्लिश मीडियम वाले का। और जो आपका चैप्टर है, इस चैप्टर की 9 चैप्टर की समरी पढ़ जाइए, 100% आपका आएगा। इसमें 4 पॉइंट है मात्र, 1 2 3 4, उन चारों में से पक्का आएगा ही आएगा। कितने पॉइंट हैं आपके, 4 पॉइंट है, उन 4 में से आपका पक्का एक आएगा ही आएगा, ये पढ़ना है बस।
इतना आया सबको समझ में। अब बात करते हैं अपन 10 चैप्टर में आते हैं। तो 10 चैप्टर में आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। 10 चैप्टर में जो रहेगा आपका 10.1 आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। कितना पढ़ना है आपको? 10.1। तो 10.1 में देखिए आप, 10.1 की अगर मैं बात करूं तो 10.1 में से आपका 100% ऑब्जेक्टिव आएगा ही आएगा, जिसमें कि आपसे पूछ सकता है, क्या पॉइंट पूछेगा आपसे कि ये पूछ सकता है कि बताइए कि बिंदु का स्पर्श रेखा क्या होती है, या आपसे पूछ सकता है कि भैया छेदक रेखा क्या होती है, ठीक है, सेकंड लाइन क्या होती है, ठीक है, क्या क्या पूछेगा। एक तो ये पूछ सकता है स्पर्श बिंदु क्या है, छेदक रेखा क्या होती है, फिर ये पूछ सकता है कि ए वृत्त के एक बिंदु से अद्वितीय स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, ये आपसे पूछेगा। फिर उसके बाद आपसे पूछ सकता है, इंग्लिश में भी बताऊंगा, ये पूछ सकता है कि एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं होती हैं और वृत्त उसकी स्पर्श रेखा को उभयनिष्ठ बिंदु बोला जाता है। फिर उसके बाद एक ये जरूर आएगा, ये आईएमपी है, ठीक है। वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं कैसी होती हैं? समांतर, ये जरूर आपसे पूछेगा, ये आएगा, ठीक है। और उसके बाद इतना आपको पढ़ना है भैया। ये हो गया आपको 10 चैप्टर का हिंदी मीडियम में। अब देखिए इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी अगर ज्वाइन है तो उनको भी देखिए आप। सबसे पहले आप पढ़ के जाइएगा कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, उसके बाद सेकंड क्या होता है, उसके बाद अ यूनिक टेंजेंट कैन बी ड्रॉ ऑन द पॉइंट ऑफ सर्कल, कितने पॉइंट अपन ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद अ इन्फिनिटी नंबर ऑफ टेंजेंट कैन बी ड्रॉ द सर्कल। उसके बाद पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, ये आपको पढ़ना है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद एक ये वाला पढ़ना, तो इतना आपको दिमाग में रखना। अब बात करते हैं चैप्टर 11, जो कि मैं आपको 4 फॉर्मूले बताऊंगा, उससे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा चैप्टर आपका 11 में। तो 10 तक तो सबको आ गया होगा कि भैया किस तरीके से मैंने आपको यहाँ तक पूरा A to Z बता दिया, क्या क्या पढ़ना है और क्या इससे बाहर आपका नहीं जाएगा। चैप्टर 11 की हम बात करें, सबसे पहली चीज़ आपको नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो आपको पढ़ना है एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है। तो ये होता है आपका थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, जो कि बोला जाता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। सेकंड नंबर पे एरिया ऑफ सेक्टर होगा। इसके बाद लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। उसके बाद ये लेंथ ऑफ आर्क होगा थीटा अपॉन 2 पाई आर हो जाएगा। ये हो जाएगा चाप की लंबाई, ठीक है। क्या होगा? थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। उसके बाद थर्ड नंबर पे पढ़ के जाना है वृत्त का क्षेत्रफल। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल मतलब एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल पढ़ के जाइएगा। फोर्थ वाले पे वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। बस इस चैप्टर से ये 4 टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, यही तुम्हारे कवर कर देंगे। 3-4 नंबर तो आपके यही कर देंगे। आया सभी को समझ में कि नहीं है? यहाँ तक तो ऑलमोस्ट सबको आ गया। अब बात करते हैं तुम्हारा अगला चैप्टर की। अगर बात करें अगला तुम्हारा जो रहेगा, इसमें आपको ये वॉल्यूम मैं बता दे रहा हूँ, ये पक्का आपसे वॉल्यूम पूछेगा, ये ध्यान रखना। यहाँ से इम्पोर्टेंट है, ये जरूर इसका स्क्रीनशॉट लेना सारे के सारे बच्चे, ये यहाँ से याद रखना, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट जरूर लेना आपको। ये देखिए, सबसे पहले चीज तो आपको क्या याद करना है सबसे पहले आपको याद करना है क्यूबॉइड की अगर बात करूं तो क्यूबॉइड का आपको याद करके जाना है आयतन। आयतन का मतलब होता है वॉल्यूम, ये जरूर आएगा। क्या होता है? A इंटू बी इंटू एच, वॉल्यूम याद करके जाना। उसके बाद क्यूब की अगर बात करूं तो इसका क्यूब जो होता है क्या होता है? A की पावर 3 होता है। उसके बाद बेलन का क्या पूछेगा आपसे? ये पूछेगा CA से। बेलन का क्या पूछेगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके बाद अगर मैं बात करूं, इसमें आपको अगर वॉल्यूम की बात करूं
ठीक, किसकी बात करता हूँ मैं? वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम की अगर मैं बात करता हूँ आपको, तो इसमें आपको वॉल्यूम जो कि आपका रहेगा, ठीक है, इसमें आएगा सब, इसमें आएगा तुम्हारा सी ए से 2πr/h होगा, और इसमें वॉल्यूम आएगा πr²h। क्या आएगा? πr²h। ये अपने माइंड में बिठा के रखना है। उसके बाद आपको कोण का मतलब शंकु, जो आपका πrl जो आएगा ही आएगा, मैं द कॉलम में बता चुका हूँ। इसमें आप वॉल्यूम याद करके जाइएगा, 1/3 πr²h याद करना है, ठीक है। उसके बाद आता है अर्धगोला, मतलब क्या होता है? हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्या क्या होता है? 2πr², और ये याद करके जाएगा। जो मैंने सर्कल लगाए वो पक्का आएगा, ठीक है। आया सबको समझ में कि नहीं आया? तो जो मैंने आपको बताया है वो जरूर आपको इसमें अच्छे से पढ़ना है। हाँ, तो इसमें याद रखना है, ये आपका बताया है, ये होता है आपका सी ए से। कोण का सी ए से अगर बोले, कोण का सी ए से क्या होता है? πrl। हेमिस्फीयर की अगर बात करो तो 2πr² हो जाएगा। तो ये अपने को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। इतना आया सभी को समझ में कि नहीं आया? अब मैं बात करता हूँ आपको, इसमें आपका जो आपका प्रोबेबिलिटी, सॉरी सांख्यिकी का मतलब होता है स्टैटिक्स की अगर बात करो, इससे क्या क्वेश्चन आपसे बनेंगे वो आप जरूर देखना भैया, ठीक है। स्टैटिक्स से आपसे क्या क्वेश्चन आएंगे जो कि पेपर में भैया पूछा ही पूछा है, ठीक है। तो क्या पूछा है आपको याद रखना है, पेपर में आपसे क्या पूछा है। तो ये देखिए, आप लोग बात करते हैं, अगर पहले हिंदी में बता देता हूँ, फिर इंग्लिश में आपको फटाफट समझा देता हूँ। ये लिखा आपका माध्य मतलब औसत, मीन। मीन का क्या हो जाएगा? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। याद करके जाइए, मैं हिंदी में पढ़ा फिर इंग्लिश में बता दे रहा हूँ। तो ये आपको पढ़ना है। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? इसमें आपको कभी कभी क्या होता है, पूछ लेता है कि बताइए कि मीन का फॉर्मूला क्या है। और इसमें एक ये पढ़ के जाइएगा हिंदी मीडियम वाले, कि जो वर्ग चिन्ह जो है ये क्या होता है, वर्ग चिन्ह किसे कहते हैं। तो आपको इतना याद रखना, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, वर्ग सीमा पूछेगा। उसके बाद ये पढ़ना है कि वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करने के लिए सर्वाधिक या सबसे अधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है? बहुलक, जो कि पेपर में आया था। उसके बाद वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने के लिए संचयी बारंबारता स्तंभ तैयार करते हैं। सारणी में कुल पदों की समय सम और विषम के आधार पर इसको ज्ञात करते हैं। कैसे करते हैं? सम और विषम के आधार पर ज्ञात करेंगे। उसके बाद ये हो जाएगा, और एक ये जरूर आएगा तुम्हारा, इसको IMP लगा लेना, ये वाला। माध्य माध्यक बहुलक के केंद्रीय प्रवृत्ति क्या कहलाती? माप कहलाती है। बारंबारता और संचयी बारंबारता केंद्रीय प्रवृत्ति माप नहीं होती। अब बात करते हैं इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट में, बता देता हूँ आपको क्या करना है। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट को ये लिखा आपका ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर होता है। फिर अर्थमेटिक मीन की बात करेंगे तो ये तो आपका होता है समेशन FI इंटू XI अपॉन समेशन FI, ये जरूर पढ़ना है। फिर उसके बाद अगर आप बात करते हैं, आपका जो आता है ये आता है, ये आपसे पूछ लिया क्लास इंटरवल क्या होता है। क्या पूछ दिया आपसे? क्लास इंटरवल। तो आपको क्या याद रखना है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट क्या होती है? लोअर लिमिट अपर लिमिट डिवाइड बाय 2 होती है, ये पढ़ना है। उसके बाद एक ये डेफिनेशन पढ़ना, टू द मोड द क्लासिफाइड डाटा क्लास द हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी इज हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी इज चूजन द मॉडल क्लास कहलाता आपका। उसके बाद ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है? L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये याद करके जाइएगा। फिर मीडियन का पढ़ना है, और एक ये रिलेशन आएगी, बस खत्म। तो रिलेशन में आपको क्या करना है? 3 मीडियन इक्वल कितना हो जाएगा? मोड प्लस 2 मीन, ये पढ़ना आपको। आया सभी को समझ में कि नहीं आया? पक्का इससे क्वेश्चन आपको बनेगा। अब एक लास्ट टॉपिक बच रहा है, 1 से लेके मैंने 14 चैप्टर तक पूरे के पूरे MCQ कवर करा दिए हैं। अब जो लास्ट टॉपिक आपका बच रहा है कि जैसे इसमें क्या पढ़ना है, जो कि एग्जाम में आपसे आता ही आता है। देखो पहले हिंदी में एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ फटाफट। इसके बाद अब मैं आपको बताने जाऊँगा 2-2 नंबर वाले IMP क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ मैं अब, ठीक है। तो इसमें पढ़ना है आपको उस घटना जिसका घटित होना मतलब असंभव घटना अगर आता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 0, एक ये याद करके जाइएगा। फिर उसके बाद निश्चित का मतलब क्या होता है? संभव, तो संभव घटना की प्रायिकता होती है 1, ये आएगा।
उसके बाद किसी घटना की प्रायिकता 0 शून्य से बड़ी या उसके बराबर हो सकती है या 1 से छोटी उसके बराबर हो सकती है। प्रायिकता कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती है कि ये पढ़ना है। और प्रायिकता कभी भी 1 से अधिक नहीं हो सकती, ये आपको पढ़ना है। फिर अगर इंग्लिश मीडियम की बात करें कि पॉसिबल और इम्पॉसिबल की अपन बात करते हैं कि जैसे अगर आता है आपका ये वाला, देखिए क्या है, ये लिखा द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ इवेंट विच इज द इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल में हमेशा क्या आता है आपका 0 आता है, और पॉसिबल में हमेशा कितना आता है, इवेंट अगर पॉसिबल की बात करें उसमें 1 आता है। और एक ये पढ़ना प्रोबेबिलिटी कैन नेवर नेगेटिव, प्रोबेबिलिटी कैन नेवर मोर देन 1 होता है। इतने सारे आपको एमसीक्यू वगैरह अच्छे से तैयार करना। अब बात करते हूँ मैं आपको फटाफट आईएमपी क्वेश्चन अब मैं दे रहा हूँ आपको, ठीक है, कि क्या क्या क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आएंगे, ठीक है। तो इतने अपने इतना आपको सारे के सारे स्टूडेंट को इतनी तैयारी आपको करना, पूरे के पूरे मैंने एक पार्ट से लेके तो लास्ट 14 चैप्टर तक आपको पूरे एमसीक्यू करा दिए। और उसके बाद लास्ट में 5 मिनट में तुम्हें आईएमपी क्वेश्चन दूंगा, वो आप इतने तैयार करना है। तो सबसे पहले अगर बात करें पहला चैप्टर, अगर हम बात करते हैं पहला चैप्टर में जो आईएमपी क्वेश्चन है वो ध्यान रखना। देखो अब आपको क्या आईएमपी क्वेश्चन पढ़ना है, तो मैं बता दे रहा हूँ आपको। आईएमपी क्वेश्चन की अगर बात करें तो आपको एक ये पढ़ के जाइए क्वेश्चन नंबर 2। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद एक पढ़ के जाइए क्वेश्चन नंबर ये 156 वाला, इसको आपको पढ़ना है 156 वाले को। उसके बाद आपको एक यहाँ पे ध्यान रखना है 156 के बाद अगर बात करता हूँ आपको ये 12, 15, 21 वाला एक ये पढ़ना है। और एक ये वाला तो भाई सभी बच्चों को याद हो ही जाना चाहिए, इसका तो मैं आपको दिमाग में आंसर याद रख लेना है। इसका जो आंसर अगर बात आता है 22338, तो इसमें आपको देखो ये इतने से इतने जो टिक लगा दिए हैं मैंने, इन क्वेश्चनों की आपको अच्छे से तैयारी करना है, ठीक है। ये होगा तुम्हारा आपकी फर्स्ट चैप्टर से 2 नंबर के बता दिए। अब उसके बाद आता है तुम्हारा चैप्टर 2। तो चैप्टर 2 में मैं बता दे रहा हूँ, एक तो आपको ये वाला करना है, ठीक है। और उसके बाद आप तो सीधे बस ये 4 करके चले जाओ, बाकी कुछ मत पढ़ो आप तो, मैं तो ये कह रहा हूँ पक्का आएगा ही आएगा 4, ठीक है। तो इसमें आपको 1 2 3 4 ये 4 अच्छे से करना है बस, इसके बाद कुछ मत करो पार्ट 2 में, ठीक है। पार्ट 2 के बाद अगर हम बात करें जिसमें कि आपको यहाँ से 3.1 3.1, ठीक है, 3.1 में आपको जो आपका सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन ये जरूर करना है, सेकंड और थर्ड। तो इसमें मात्र मैं आपको बता देता हूँ, क्लियर कर दे रहा हूँ, जो कि ये दोनों आप अच्छे से पढ़े। क्वेश्चन नंबर 2 ये जरूर आएगा, क्वेश्चन 2 और 3 पढ़ो बस, कुछ मत पढ़ो आप। जिसमें आपको ये तो पता ही होगा कि इंटरसेक्ट क्या हो रहा है, वन सॉल्यूशन क्या हो रहा है, पैरेलल क्या हो रहा है, कोइंसिडेंट क्या हो रहा है, ये आपको पढ़ना है। तो सेकंड चैप्टर में आपको इतना ही पढ़ना है। उसके बाद अगर हम बात करें चैप्टर आपका कितना 4th में तो 3 मार्क्स का आएगा। उसके बाद 5 चैप्टर की बात करता हूँ, तो 5 चैप्टर में आपको क्या करना है, यहाँ से देखिएगा, एक तो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ना है, एक क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ना है, ये आएगा ही आएगा। उसके बाद यहाँ से बस ये 3 MCQ में ये तीनों आएंगे, ये ध्यान रखना है, ये तीनों आपको पढ़ना है, ठीक है। वो क्या है कि ये क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस कर लोगे, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड से बता रहा हूँ आपको। उसके बाद अगर बात करें चैप्टर 6 की अगर बात करें तो आपको एक तो ये पक्का आएगी। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 2 ये जरूर आएगा आपका। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, बस इतना पढ़ना है आपको। ये होगा क्वेश्चन नंबर चैप्टर 6 की बात कर रहे हैं। चैप्टर 6 के बाद आपको ध्यान रखना है और एक ये क्वेश्चन जरूर पढ़ना है, ये वाला, ठीक है। 5 वाला आपको अच्छे से करना है। उसके बाद आता है तुम्हारा चैप्टर अगर 7 की मैं बात करूं, एक तो ये पक्का आएगा ही आएगा, ये वाला आएगा, और एक ये वाला आएगा क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि इसमें 2-2 नंबर वाले बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। एक ये आएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद एक ये क्वेश्चन मिलेगा आपको देखने को, ये डबल चिन्ह लगा दे रहा हूँ, इसका मतलब ये आएगा। उसके बाद आपको मैं बता दे रहा हूँ चैप्टर अगर 8 की बात करें हम, चैप्टर 8 में आपको ध्यान रखना है, एक तो ये और एक ये
और मैं तो कह रहा हूँ बस ये 3 क्वेश्चन ही पढ़ो, 1 2 3 पक्का आएगा। उसके बाद एक ये दोनों, बस कुछ भी नहीं पढ़ो चैप्टर 8 में आप तो। उसके बाद हम बात करते हैं तुम्हारा चैप्टर 10 की बात करेंगे, जो कि सारे बच्चे कह रहे थे भैया 10 के आपने बताया नहीं, तो 10 के भी मैं लेकर आया हूँ। तो 10 में तो आप तो ये पहले ही क्वेश्चन करिए भाई, ये पक्का आएगा। पहला के बाद आपको एक ये तीसरा क्वेश्चन करिए। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ ये दोनों, इन दोनों में से तो 100% आएगा, ये और एक ये, बस इससे बाहर क्वेश्चन आपका जाएगा ही नहीं। इतने सारे में ये मान लीजिए बहुत कम क्वेश्चन मैंने आपको बता रहा हूँ आपको मैं, ठीक है। अब आता है तुम्हारा कौन सा चैप्टर, तुम्हारा चैप्टर आता है 11। चैप्टर 11 की मैं बात करूँ, एक क्वेश्चन तो ये पढ़ के जाइएगा, आर का मान 14 दिया, थीटा का मान 120 दिया, ठीक है। आर का मान कितना दे रहा है 14, थीटा का मान 120 दे रहा है। चाप की लंबाई मतलब लेंथ ऑफ आर के निकालिए। एक ये क्वेश्चन पढ़ना है और एक ये सुई वाला क्वेश्चन पढ़ना है, और लास्ट में बस मात्र ये 2 पॉइंट बस। उसके बाद आप कुछ मत पढ़ो, चैप्टर 11 आपका ख़त्म, ठीक है। और उसके बाद आता तुम्हारा प्रायिकता वाला चैप्टर की अगर मैं बात करूं, प्रायिकता वाला तो स्टार्टिंग के तो आपको ये दोनों पढ़ना है, एक ये आएगा ही आएगा। ये तो 4 कर लो बस, स्टार्टिंग के 4 है, ठीक है। स्टार्टिंग के 4, एक ये वाला 1 2 3 4, ये चारों कर लो बस, बहुत है। उसके बाद आपका एक ये आएगा तुम्हारा, एक ये वाला क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा आपको, बस इतना कर लीजिए, आपका आराम से काम हो जाएगा 2-2 नंबर वाले में। आया सबको समझ में कि नहीं। और कल का भी ध्यान, अभी 3 नंबर वाले भी बता रहा हूँ, 3 नंबर और 4 नंबर वाले क्वेश्चन और बता दे रहा हूँ। और कल की क्लास याद रखना अपन 9 बजे रखेंगे, और 9 बजे आपको पूरा जो पेपर रहेगा कल का वो अपन पूरा सॉल्यूशन बताएंगे क्वेश्चन के साथ, ठीक है। पूरा क्वेश्चन के साथ बताएंगे, पूरा का पूरा A to Z जो क्वेश्चन रहेगा, मतलब जिस तरीके से कल पेपर आया था उसका सॉल्यूशन मैं बताऊंगा, ताकि आपको समझ में आ जाए कितने सही गए कितने गलत। तो कल 9 बजे जरूर मिलेंगे अपन शाम को, याद रखना। अब बात करते हैं इस चैप्टर से, ये 3 नंबर में मात्र आप तो इतना करके जाइएगा, 1 2 3 और ये 4 5, बस ये 5 कर लो। इससे बाहर में तो कह रहा कुछ मत पढ़ो पार्ट 4 में, इससे बाहर आपका जाएगा ही नहीं। चैप्टर 3 में, चैप्टर 3 में इससे बाहर आपका जाएगा ही नहीं। आया सभी को समझ में कि नहीं आया। अब बात करते हैं उसके बाद, ठीक है। चैप्टर 3 से आपको इतना ही पढ़ना है। उसके बाद अब बात करते हैं अपन चैप्टर 3। तो चैप्टर 3 में आपको दिमाग में रखना है, चैप्टर 3 में क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये 3 नंबर, और चैप्टर 3 में जो रहेगा ये 1 नंबर का आएगा, तो ये पहला पढ़ना है, ये अच्छे से करना है। उसके बाद एक ये वाला करके जाइएगा, और एक ये करना, बस इतने कर लो। बाकी ये भी प्रैक्टिस कर लोगे तो आराम से इससे बाहर आपका जाएगा ही नहीं। आया अब बात करते हैं 3 नंबर में आपका ये वाला चैप्टर की बात करते हैं 3 नंबर में, जो कि इसमें 3 नंबर में सबसे पहली चीज़ अगर बात करेंगे तो एक ये वाला जरूर करना है यार। चैप्टर 3 नंबर, ये 3 नंबर वाले क्वेश्चन है जो कि चैप्टर 9 का है। बच्चे बोल रहे थे कि 9 में क्या पढ़ें, एक ये सर्कस वाला करके जाइएगा और एक ये आंधी वाला करके जाइएगा, ठीक है। सर्कस और आंधी वाला, और एक लास्ट के ये, बस इतने कर लो, आपका आराम से एक क्वेश्चन इन 4 में से एक जरूर आएगा, ठीक है। इन 4 में से आपका एक 100% आ जाएगा। तो ये मैंने सारे 3-3 नंबर वाले चैप्टर भी बता दिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ चैप्टर जो कि 4-4 नंबर से अपन क्या करेंगे। और 4-4 नंबर में मात्र आप, मैं बता दे रहा हूँ, मात्र इतने क्वेश्चन करिए। एक तो ये पहला, एक ये आपको विलोपन मतलब एलिमिनेशन मेथड से प्रतिस्थापन विधि से करना है, और ये 2 क्वेश्चन बस, क्वेश्चन 3 और ये वाला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट भैया, ये 3 क्वेश्चन बस, एक के बाद 2, 2 के बाद 3, 2 3 हो जाएंगे, ठीक है। आया सबको समझ में कि नहीं आया। और एक अब बच रहा है तुम्हारा इसका, ये तुम्हारा ये मान लीजिए 14 चैप्टर, इसके बाद लास्ट चैप्टर बच रहा है। इतना पढ़ लोगे आराम से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा भैया। पूरे का पूरा मैंने आपको एक एक चीज़ पूरी क्लियर करा दी है। कल याद रखना, कल की क्लास रहेगी आपकी शाम को 9 बजे रहेगी, रात में 9 बजे रखेंगे अपन, जिसमें पेपर का पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा मैं कि भाई पेपर में आपको किस तरीके से आपने लिखा, और आप मिलाना कि भैया कितने सही गए कितने गलत गए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं उसके बाद, देखो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट में अगर मैं बता देता हूँ,
आपको ये क्वेश्चन पढ़ के जाना है। आपको कौन सा वाला? ये वाला, ठीक है। एक ये पढ़ के जाना है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, एक ये वाला पढ़ के जाइएगा, और एक लास्ट, बस 3 ही क्वेश्चन दूंगा। 3 में से ये मान लो एक आएगा ही आएगा। 4 नंबर इससे आपके कहीं बाहर नहीं जाएंगे। उसके बाद बात करता हूँ, एक लास्ट चैप्टर बचा है। उसके बाद ये देखिए, इसमें आपको क्या करना है, ठीक है। ये आपका 4 नंबर वाले में एक तो ये पहला क्वेश्चन अच्छे से करके जाइएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 करना है। एक ये कैप्सूल वाला अच्छे से करना है, ठीक है। कैप्सूल वाले के बाद बस लास्ट के ये 2 कर लीजिए, आराम से तुम्हारे एग्ज़ाम चला जाएगा, ठीक है। आया सबको समझ में कि नहीं आया? तो इतना आपको करना है। और मान लीजिए अगर किसी की तैयारी ना हो तो मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या करना है। मात्र इतना पढ़ लीजिए 1.1, जिसमें कि आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट के ऑल कर लीजिए और थर्ड के ऑल कर लीजिए। बस 1.1 में ये कर लीजिए। फिर इसमें 2.1 आपको पूरी ऑल कर लीजिए। फिर 2.2 में आपको सेकंड के ऑल करना है। ये करना आपका दूसरा पार्ट होगा। उसके बाद तीसरे चैप्टर की बात करूं, थर्ड चैप्टर में आपको क्या करना है, जो कि आपको सेकंड और थर्ड क्वेश्चन कर लीजिए। और 3.3 में आपको ओनली बिलोपन, जिसको एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं, जो कि आएगी आपके, ये करना है। उसके बाद फोर्थ चैप्टर में मात्र आप 4.3 कर लो, फर्स्ट के ऑल और सेकंड के ऑल, ये कर लीजिए 4.3। उसके बाद 5.1 की अगर मैं बात करूं, पहला क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन कर लीजिए। 5.2 में आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ करना है बस। फिर उसके बाद 6.1 की मैं बात करूं, 6.1 में ऑब्जेक्टिव वाले कर लीजिए। 6.2 में आपको फर्स्ट के ऑल और सेकंड के ऑल, बस ये करना है। फिर उसके बाद 7.1 की बात करूं, फर्स्ट के ऑल, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये पक्के पढ़ लेना है। और 7.2 का पहला क्वेश्चन, ठीक है। फिर उसके बाद 8.2 की बात कर रहा हूँ। 8.2 में पहला क्वेश्चन और दूसरा करना है। और उसके बाद 8.1 में क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 करना है, ठीक है। उसके बाद 9 चैप्टर की बात करूँ, आप फर्स्ट टू फिफ्थ करना है, बस मात्र आपको पक्का आएगा। और लास्ट में आपको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, जो आपका 11 चैप्टर है उसका आपको पहला ही क्वेश्चन करो, वही आएगा, जिसमें कि आर का मान 6, थीटा का मान 60 दिया, ये करना है। फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी वगैरह तो एक मीन, मतलब एक माध्य का पढ़ के जाना है बस, माध्य का 520 वाला। इतना कर लीजिए, आराम से पेपर आपका